हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। क्लास 11 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है। क्लास 12 में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके होंगे और अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी का पूरा A to Z हम लोग जानेंगे। कंपनी बोलते किसको हो, कंपनी में क्या चीज होता है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग बोलेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तो 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। पहले सोल प्रोप्राइटर, इसको सोल ओनरशिप भी बोला जाता है। उसके बाद पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट। ठीक है। अगर आप लोग को देखने में थोड़ा इश्यू हो रहा है तो काइंडली अपने तरफ से रेजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर लीजिए, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है ना। इसको सोल ओनर भी बोला जाता है। सोल ओनर क्या होता है, मान लीजिए इनका नाम राजू है। राजू को बिजनेस करना है तो राजू बिजनेस कैसे करेंगे? सोल ओनर में राजू कैसे बिजनेस करेंगे, कौन बोलेगा? वेरी गुड, अकेला बिजनेस। बिजनेस में राजू ही का ही कैपिटल रहेगा। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कौन करेगा? राजू। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा कौन बेयर करेगा? राजू। तो सोल प्रोप्राइटर हम लोग बोल सकते हैं व्हेन अ बिजनेस यूनिट कंट्रोल मैनेज बाय एन इंडिविजुअल इटसेल्फ इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जब एक बिजनेस कोई भी एक इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वही इंडिविजुअल बिजनेस में पैसा लगाएगा और बिजनेस में जो भी होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एट द एंड ऑफ द डे वो इंडिविजुअल का रहेगा। उस टाइप को बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, जहां भी ट्यूशन पढ़े होंगे तो थोड़ा मोड़ा तो नॉलेज हुआ होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बोला किसको जाता है। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। एक बात मैं बता देना चाहूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं इंडिया में, बट इन ऑर्डर टू गवर्न पार्टनरशिप एक्ट है 1932। हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं ना, 1932। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 और 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं और उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है। ऑब्जेक्टिव क्या सेम होता है कि हम लोग को पैसा कमाना। बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। दुनिया में कोई भी बिजनेस फॉर्म्ड होता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि प्रॉफिट अर्न करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सर्विस प्रोवाइड करना रहता है। तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है? सोल में मतलब एक ओनर रहेंगे, अब पार्टनरशिप में ना मान लो 2 फ्रेंड है ए और बी, ए और बी मिलके बिजनेस करेंगे। तो अब जब यहां पे एक लोग थे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता था मिस्टर राजू का होता था। अभी पार्टनरशिप के केस में 2 लोग हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आएगा, ए और बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इन लोग के दरमियान में कोई अग्रीमेंट बना रहेगा उस अग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में होता है वैसे ही हम लोग पार्टनरशिप में होता है। इन लोग भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पैसा कमाना, और मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, क्योंकि एक अकेला इंसान तो पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म नहीं कर पाएगा ना। पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है? मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है? 50 होता है, ठीक है। हम लोग का आज का टॉपिक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप नहीं है। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? कंपनी है, ठीक है ना। आज का टॉपिक क्या है? कंपनी है, ठीक है। तो अगर हम लोग का सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट होता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर बिजनेस आया, बिजनेस में पैसा आया, तो जनरल एंट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जनरल एंट्री क्या होता है? वेरी गुड, एक बार जोर से। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैश आया बिजनेस में, कैश या बैंक आने से ये डेबिट होगा, क्योंकि ये एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, एसेट्स का घटना क्रेडिट होता है।
कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए इसका बढ़ना, ठीक है ना, क्रेडिट हो चुका। अगर पार्टनरशिप में भी बिजनेस होगा, अगर पार्टनरशिप में भी ए और बी कैपिटल लाएगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यही तो होगा, ठीक है। बिजनेस में भी हम लोग को यही एंट्री का इस्तेमाल होगा। अभी कैसे होगा हम लोग करेंगे। जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा का जरूरत होता है, तो अगर ये पैसा बिजनेस में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मान लो यहाँ 3 पार्टनर है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कंपनी। आज का टॉपिक है हम लोग का कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी अच्छा, ऐसे कंपनी का कंपनीज एक्ट है, पहले पुराना कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट पहले था 1956, अभी एक नया कंपनीज आया है, न्यू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 में, अच्छा पहले हम बताते रहे कंपनी को क्या बोला जाता है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। कंपनी को क्या बोला जाता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अ कंपनी में बी डिफाइन, a company may be defined as an artificial person in the eyes of law, जल्दी लिखने का कोशिश करो। A company may be defined as an artificial person in the eyes of law which has a common seal, common capital and a perpetual succession, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी कोशिश करो लिखने का। A company may be defined as an artificial person in the eyes of law which has a common seal, common capital and a perpetual succession, ठीक है। लेकिन हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा है वहां, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20, if a company incorporated, if a company, लिख लियो, if a company under the Companies Act if a company incorporated under the Companies Act 2013 or any previous companies ठीक है ना। इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, ओपन हुआ है 2000 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत या कोई भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, उसको बोला जाएगा इज नोन एज कंपनी, इज नोन एज कंपनी। तो इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब स्टार्ट हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत या कोई भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के तहत, प्रीवियस कंपनीज एक्ट, अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 उसको भी कंपनी बोलेंगे। तो कंपनी का डेफिनेशन लिखा हुआ है 2 क्लॉज 20 में, इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, उसको कंपनी बोलेंगे। कंपनी किसको बोला जाएगा, अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है 2013 के तहत, 2013 एक नया कंपनीज एक्ट था, ठीक है ना। ये हम लोग याद कर सकते हैं
एक डेफिनेशन और बोला था, अ कंपनी में बी डिफाइंड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ विच हैज अ कॉमन सील, कॉमन कैपिटल एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है बाबू, आर्टिफिशियल पर्सन है, किसके नजर में, लॉ के नजर में। कंपनी क्या है, इसको थोड़ा भिगा दो, तो जरा सा भिगा दो। अ कंपनी में बी डिफाइंड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ विच हैज अ कॉमन सील, कॉमन कैपिटल एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी जो है ना वो चलता ही जाएगा। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में अगर किसी का डेथ हो जाता था, ठीक है ना, कोई पार्टनर का डेथ हो गया, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, तो उस कंडीशन में बिजनेस को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल था, लेकिन कंपनी के केस में उल्टा होता है। अगर कोई भी पार्टनर का डेथ, कोई भी मेंबर का डेथ हो जाता है, उससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी शेयर होल्डर का डेथ हो जाता है, कोई भी शेयर होल्डर अनसाउंड माइंड हो जाता है, उस पर कंपनी पे असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर पे असर पड़ता था और पार्टनरशिप में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं कंपनी के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, कंपनी में सोल प्रोप्राइटर में कम पैसा का, देखो एक इंसान अपने सोर्स से कितना ही पैसा ला पाएगा। तो अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को कंपेयर करेंगे ना, तो ज़्यादा कैपिटल कहाँ होता है, नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो लोग ज़्यादा हैं, बिजनेस में ज़्यादा पैसा लाएंगे। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर को कंपनी के साथ ना, तो ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट कहाँ होगा, कंपनी। नॉर्मली कंपनी को ओपन करने के लिए, कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत सारा पैसा का ज़रूरत होता है। तो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है ना सारा पैसा कंट्रीब्यूट करना अकेले से। मान लो हम अपना एग्जांपल देते हैं, हमको एक कंपनी ओपन करना है, ठीक है ना। तो कंपनी ओपन करने के लिए तो बहुत सारा पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी एट एनी कॉस्ट टू प्रोवाइड ऑल द कैपिटल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, और नॉट फॉर मी, फॉर एनी इंडिविजुअल। कोई भी इंसान अपने सोर्स से इतना सारा पैसा लाना पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, कंपनी क्या ओपन करने के लिए 100-200 रुपया लगेगा? सर कंपनी का बात कर रहे, कोई चाय पानी का बात थोड़ी कर रहे हैं कि भाई चाय पानी पीना है और बोलो कितना पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि बिजनेस में पैसा से ही पैसा कमाया जाता है। बिजनेस में क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा ना। तो बिजनेस में जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिएगा वो बिजनेस के लिए ऑलवेज कम रहेगा। तो बिजनेस में जो कंपनी होता है ना, कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आया? बहुत ज़्यादा पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर से मान लो हमको एग्जाम्पल दे रहे, हम एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है ना, सच मत समझना। मान लो कंपनी को कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल के तौर से 1 लाख, ठीक है ना। अब 1 लाख को, ठीक है ना, मान लो हम एक शेयर को 10 रुपया करके बेच रहे, तो 10 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कंपनी का कितना हिस्सा हो जाएगा, 10,000 शेयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। कंपनी का कितना शेयर्स हो जाएगा, मतलब कंपनी का कैपिटल, मान लो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 1 लाख और एक शेयर्स का दाम है 10 रुपया, तो कंपनी का टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 10,000 हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया। तो कंपनी का शेयर का मतलब हम लोग कंपनी का हिस्सा खरीदना होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है अपने सोर्स से सारा पैसा को अरेंज करना। उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपना शेयर्स को बेचेंगे, पब्लिक ऑफर करेंगे, अपने शेयर्स को बेचेंगे, पब्लिक ऑफर करेंगे। हम बोलेंगे आइए भाई मेरा कंपनी का शेयर लेके जाइए। अगर मेरा कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है तो लोग मेरे कंपनी पे अट्रैक्ट होंगे, मेरे कंपनी का शेयर खरीदना चाहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? मेरे कंपनी का शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इंसान मेरे कंपनी में या कोई भी कंपनी में जो लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट रहता है ना, वो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल होता नहीं है ना सारा पैसा एट अ टाइम 1 गो में देना। जैसे हम एग्जांपल बताना चाहते हैं, हम कोई भी कंपनी का ना 5,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। हम कोई भी कंपनी का 5,000 शेयर खरीदना चाहते हैं। हम यहीं से बोल रहे हैं, मान लो सत्या और नावेद है, ठीक है। ये सत्या है,
सत्या है, सत्या मेरा कंपनी का कितना शेयर खरीदना चाहता है? 5,000 शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है ना। और नावेद मेरे कंपनी का 3,000 शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है। कंपनी में 3,000, बाकी तो मेरे कंपनी में कितना शेयर है? 10,000 है। 2,000 शेयर के लिए हम खुद पैसा इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है ना। तो सारा पैसा तो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो सत्या कितना दिया सत्या तुम? 5,000। और नावेद कितना दिए हो? मतलब मेरे 3,000 शेयर खरीदे हो। अब एक शेयर का दाम कितना है मेरा? मान लो 10 रुपया दाम है, ये फेस वैल्यू है। तो आप हमको कितना दीजिएगा? 50,000 रुपीज दीजिएगा। और सत्या कितना देगा? 30,000 देगा, ठीक है। हम 2 लोगों का बात बोले। अच्छा, कंपनी में सिर्फ 2 लोग खरीदते हैं? नहीं बाबू, अभी सारे लोग का नाम लिखेंगे तो बोर्ड तो भर जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर से बोल रहे, मेरे कंपनी में 2 लोग, मेरा कंपनी है IKC, इमरान खान क्लासेस, ठीक है। IKC में कितने लोग शेयर खरीदे हैं? 2 लोग शेयर खरीदे हैं, एक सत्या और एक नावेद। सत्या ने खरीदा 5,000 का, 5,000 शेयर खरीदा है जिसका दाम है 50,000। नावेद ने कितना शेयर खरीदा है? 3,000 शेयर खरीदा जिसका दाम है। तो बाबू सत्या और नावेद, आप लोग कोई टाटा बिरला फैमिली से हो, आप लोग मिडिल क्लास से फैमिली से हो, तो आपको सारा पैसा एक साथ मांगेंगे तो आप लोग तो दे नहीं पाइएगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए। हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट में दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कोई कहीं कभी थर्ड होगा, कभी फोर्थ होगा। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, मतलब ये 50,000 रुपया एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक सैलरीड पर्सन के लिए देना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल होता है। तो हम लोग को पैसा चाहिए शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर से हमको पैसा चाहिए, तो शेयर होल्डर के लिए कुछ सुविधा देंगे, कुछ सहूलियत देंगे, तभी तो जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं उनको बहुत सारा फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो मेरे कंपनी में ईजिली शेयर खरीद पाएंगे। उनको हम लोग क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं? यही दे सकते हैं कि वो जो हम उनसे 50,000 रुपया मांग रहे हैं ना, वो एक बार में नहीं ले, उसे 4 बार 3 बार में ले ले। तो हमको कोई पार्ट हमको कोई चीज़ खरीदना है और हमको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना होगा, हम आराम से ईजिली उस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे, या कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो आराम से खरीद लेंगे, क्योंकि मेरे पास ना बर्डन नहीं है, हमको ईजिली हम पे कर पाएंगे, है कि नहीं। अगर हम 50,000 रुपया कमाते ही हैं तो घर में कोई भी आज के दौर में जो भी आज मिडिल क्लास फैमिली है, 50,000 रुपया कमाना भी तो बहुत मुश्किल है। कोई भी इंसान 20,000 25,000 रुपये कमा रहा है तो पूरा फैमिली तो चलाना होगा ना। अगर वो मेरा कंपनी का शेयर खरीद लेगा, हम बोलेंगे सारा पैसा हमको दे दो, तो नहीं खरीद पाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या देते हैं? सहूलियत देते हैं कि भाई आप लोग इतने इतने इंस्टॉलमेंट में आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको अपना कंपनी का शेयर होल्डर बना देंगे। और शेयर होल्डर ही क्या होता है? रियल ओनर ऑफ द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस होता है। कंपनी का रियल ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बिजनेस में किसका लगा रहता है? शेयर होल्डर का लगा रहता है, ठीक है ना। शेयर होल्डर को सर मिलेगा क्या? डिविडेंड मिलेगा साल के आखिर में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हम लोग चलेंगे, हम बोलेंगे ना, हम बोलेंगे अच्छा मेरे कंपनी में सिर्फ 2 ही शेयर हो सकता है कि ज्यादा हो सकता है? सर ज्यादा हो सकता है, समझ में, कोई भी इंसान खरीद सकता है। सर आप ज्यादा का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम समझा रहे बाबू, बोर्ड में ज्यादा का नाम तो नहीं हटेगा ना, 2 लोगों का नाम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कंपनी में बोलेंगे ना कि अगर जो भी इमरान खान क्लासेस का शेयर खरीदना चाहता है ना, तो उसको अप्लाई करो। अगर हमको समझ में आएगा तो हम तुमको शेयर अलॉट करेंगे, नहीं समझ में आपका पैसा रिफंड कर देंगे। यही तो होता है ना नॉर्मली। होता क्या है ना कि अगर हम लोग कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो हमको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। तो एप्लीकेशन के साथ साथ ना पैसा भी देना होगा, समझ में आया। हम बोलेंगे बाबू आपको अप्लाई करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर से आप लोग भी क्लास 12 के बाद ना, पास करने के बाद ना, कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन लेंगे या कहीं भी कुछ होता है ना, जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, तो डज नॉट मीन्स हम उस इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट बन गए। कहीं भी जाइएगा, कहीं भी आप कोई परचेज करिएगा, फॉर्म का एक नॉमिनल वैल्यू होता है। कोई भी चीज़ के लिए अगर हम लोग अपने आप को इनरोल कर रहे, फॉर्म का दाम है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं डज नॉट मीन्स कि हम कंपनी का शेयर होल्डर हो गए या उस इंस्टीट्यूशन का हम स्टूडेंट हो गए। समझ में? फॉर्म फिलअप का मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। वो आपको अलॉट भी कर सकता है, वो आपको अपना स्टूडेंट बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, ठीक है। तो सत्या और नावेद मेरे कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मानते हैं। तो हम लोग ये बोल दें
कंपनी ने ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोला है एप्लीकेशन, क्या बोला है? एप्लीकेशन बोला है। दूसरों को क्या बोला है बाबू? अलॉटमेंट बोला है। और फिर क्या बोला है? फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। ठीक है, ये नाम है। तो आपको एक बार में पैसा नहीं देना होगा। आप मेरे कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो तो आपको 4 पार्ट में पैसा देना होगा। ये 4 इंस्टॉलमेंट होता है, समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे देखो, अभी हमको पैसा मिलेगा, हम बोलेंगे अब तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे कंपनी का शेयर खरीदोगे? तुम लोग इंटरेस्टेड हो ना, मेरे कंपनी का शेयर खरीदोगे तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या आएगा? नहीं, मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। क्या? अच्छा, कैश को बैंक लिख दे हम, ठीक है ना। तो मेरे पास लिख दे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी लिखना नहीं, समझना, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, हमको सत्या को हम 5,000 बेचा है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग का शेयर का दाम 10 रुपया है। अरे फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है ना। फेस वैल्यू का मतलब शेयर का दाम। मान लो इधर 3 रुपया ले रहे, इधर 2 ले रहे, फिर इधर 3 ले रहे, इधर 2 ले रहे। 3 2 5, 5 5 10, कितना हो चुका है? 10 रुपया हो चुका है, ठीक है ना। तो सत्या अगर मेरा शेयर कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है, 5,000 इंटू 10 50,000 देगा, लेकिन वो एक बार में नहीं देगा। कितने बार में देगा? 4 बार में देगा। कितने बार में देगा? 4 बार में देगा। नावेद मेरे कंपनी का शेयर का दाम है, एक शेयर खरीदना चाहता है तो 10 रुपया देना होगा। नावेद मेरे कंपनी में 3,000 शेयर खरीद रहा है तो हमको देना होगा 30,000 देना होगा, लेकिन एक बार में नहीं देगा। ये 10 को हम 4 पार्ट में ले रहे ताकि आसानी हो जाएगा ना, आपके लिए आसानी हो जाएगा, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो, कंपनी के पास पैसा आया तो हमको तो मालूम है जब भी हमको पैसा मिलेगा तो पैसा डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, हम आपसे पैसा लिया, बदले में आपको क्या दिया? शेयर तो देंगे। आप अप्लाई किए हो, अप्लाई का मतलब थोड़ी आप मेरे कंपनी का मालिक हो गए हो, आप मेरे कंपनी का मालिक थोड़ी हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हमको पैसा मिला, किससे मिला? नहीं, हमको पैसा मिला किससे मिला? सत्या से। तो क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू सत्या अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सत्या अकाउंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू नावेद अकाउंट, ठीक है ना। तो हमको सत्या कितना दिया होगा? सत्या कितना दिया होगा बोलो? 15,000 दिया होगा, ठीक है। और नावेद कितना दिया होगा? 3,000 इंटू 3 कितना दिया होगा? 9,000। तो सत्या में कितना लिखेंगे हम लोग? 15,000 और ये 9,000, तो कितना हो चुका? 24,000। यहाँ तक समझ में आया एंट्री? बोलोगे सर आप बोले थे बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम लोग स्कूल में पढ़े थे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अभी ऐसे समझना है, हमको किससे पैसा मिला? सत्या से। हमको तो पैसा मिला, क्या हम सत्या को हमको तो पैसा मिला। तुमको तो पता होना चाहिए जब भी हमको पैसा मिल जाता है और अगर हम सर्विस नहीं देते हैं या सामान नहीं बेचते हैं या शेयर अलॉट नहीं करते तो वो पैसा मेरे लिए क्या हो जाता है? लाइबिलिटी हो जाता है। वो पैसा मेरे लिए क्या हो जाता है? लाइबिलिटी हो जाता है। तो अगर हम आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे, बैलेंस शीट दिखाएंगे तो हमको पैसा कितना मिला होगा? 24,000 रुपया। 24,000 क्या मिला होगा हम लोग को? बैंक में कितना आया? 24,000। और मेरे पास सत्या क्या है? मेरा सत्या और नावेद मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। सत्या और नावेद से तो हम पैसा ले लिया, अब बदले में अभी क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम एप्लीकेशन का नाम का पैसा ले लिया, दिया तो कुछ नहीं। तो अभी हम जब हम उसको शेयर अलॉट करें, अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, मेरे कंपनी में सिर्फ 2 शेयर होल्डर होंगे तो बहुत सारे होंगे? बहुत सारे। तो बहुत सारे का नाम लिखना तुम्हारे लिए पॉसिबल है? अगर किसी कंपनी में बहुत सारा शेयर है, तुम खाली बैठ के नाम लिखोगे सबका? अकाउंटिंग क्या है? एक कला है, अकाउंटिंग एक आर्ट्स है। समझ में आया? अगर ऐसा होगा तो हम मेरे ही कंपनी में बहुत सारे लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई 2 शेयर खरीद रहा है, कोई 5 शेयर खरीद रहा है, कोई 10 शेयर खरीद रहा है, एग्जाम्पल के तौर से, तो हमको यहाँ से लेके हावड़ा तक तो नाम लिखना होगा ना। समझ में? सबका नाम लिखना होगा। तो अकाउंटिंग एक कला है। तो बोला जा रहा है ना, इसको नाम को आप मत लिखिए, क्योंकि कितना नाम लिखोगे? आपको पैसा मिला, कितना नाम लिखोगे? इस नाम को हटा के हम लिखेंगे एप्लीकेशन।
समझ में आया? इस नाम को हटा के हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे। तो अभी हम सत्या नहीं लिख सकते, हम लिखना चाहते हैं। सर आप बोलो सत्या आप क्यों नहीं लिख रहे? सर हम बाबू सत्या हम लिखना चाहते हैं तुम्हारा नाम, लेकिन अकाउंटिंग एक कला है, अकाउंटिंग एक आर्ट्स है, हम कितने लोगों का नाम लिखेंगे? तुम्हारा नाम लिखेंगे तो तुम खुश हो जाओगे, पीछे उस लड़का बैठा हुआ है तुम्हारे पीछे, वो भी तो मेरे कंपनी में शेयर खरीदा, अगर उसका नाम नहीं लिखेंगे वो दुख हो जाएगा, बोलेगा सर आप तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, आप सत्या का नाम लिख रहे हैं, मेरा नाम नहीं लिख रहे हैं, और भी कोई मेरे कंपनी में आएगा। तो अरे भाई हमको नाम ही लिखते लिखते तो सुबह हो जाएगा। तो अकाउंटिंग एक कला है, तो बोला जा रहा ना, इसीलिए ना यहां बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन, ये अभी आपसे कोई पूछेगा ये इक्विटी शेयर, ये बोलिए अगर कोई एग्जाम में पूछ लेगा इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। बिजनेस का, अभी हमारे बिजनेस में मेरा 2 शेयर होल्डर है, एक सत्या है और एक नावेद है, इन्होंने पैसा दिया है और कंपनी ने अभी भी शेयर इसको अलॉट नहीं किया, तो कंपनी के लिए ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या है? लाइबिलिटी है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, समझ में आया? अब कंपनी को डिसाइड करना होगा पैसा रिफंड करना है या इनको मालिकाना हक देना है। अगर इनका मालिकाना हक देना है तो इसको नाम को हटा के हमको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना होगा। अगर इनका मालिकाना हक देना है, देखो बिजनेस को पैसा मिला 24,000, किससे मिला? सत्या, और नाम लिखना पॉसिबल नहीं है तो अभी रीजन बता दिए। तो हम ये फॉर द टाइम बिंग ये टेम्परेरी अकाउंट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेरी अकाउंट है। ये बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। अभी हम सत्या को और नावेद को शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा? हम ना सत्या से पैसा लिया, बदले में क्या दिया? तो मेरे लिए क्या है? सत्या का पैसा मेरे लिए क्या है? नावेद का पैसा मेरे लिए क्या है? अभी हम सत्या और नावेद को शेयर अलॉट कर दे रहे, अब मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जा रहा। देखो अपना लाइबिलिटी खत्म करें, हम अपना लाइबिलिटी खत्म करें, रेडी हो? चलो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000। अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक बार एप्लीकेशन डेबिट हुआ, एक बार एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, वो खत्म हुआ, तो वही एंट्री हो गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? अब देखो एप्लीकेशन हटा दिए, अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल किसको डिनोट करता है? ओनर को। अब इन लोग को क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 24,000। मेरा कैपिटल है, कितना है? 24,000। यहां तक समझ में आया? एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट है, एक बार डेबिट है, हटा दो, जनरल एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही तो अकाउंट हुआ, बिजनेस में पैसा आया। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, हम लोग अब यहां तक पैसा लिए। तीसरा नंबर क्या होगा? अब हमको क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट का पैसा बाकी है। अच्छा किसके लिए बाकी है? कंपनी के लिए बाकी है या शेयर होल्डर? तो कंपनी के लिए क्या हुआ? एसेट्स नहीं हुआ। कंपनी के लिए क्या हुआ? एसेट्स हो गया है ना। कंपनी के लिए तो एसेट्स हुआ। हम बोलेंगे भाई अलॉटमेंट का पैसा हमको दो, तो अलॉटमेंट का पैसा बाकी किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए। और देगा कौन? किसको देगा? हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट किसके नाम में मेंटेन कर रहे हैं? तो कंपनी के लिए पैसा क्या हुआ? एसेट्स हुआ। क्या हुआ? एसेट्स हुआ, ठीक है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम पैसा मांग रहे, मेरा ड्यू नहीं है, मेरे लिए तो एसेट्स हमको मिलना चाहिए। ड्यू किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। तो अब हम कितना मांगेंगे? 2 रुपया, कितना? 8,000, कितना हो जाएगा? बोलो 16,000 रुपया हुआ, ठीक है। अब देखो सर इसमें बैलेंस शीट बनाइए, थोड़ा देखे तो। मेरे पास अलॉटमेंट है
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आया 16,000 और यहाँ पे कितना आया, अभी 24 में हम 16 ऐड कर देंगे। अभी भी तो बैलेंस शीट मेरा टैली हो चुका है, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में कर रहे हैं, हर एंट्री में हम लोग का बैलेंस शीट टैली हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर में। अब हमको पैसा मिलेगा, अब हमको पैसा मिलेगा, तो अब जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जो अलॉटमेंट दिखाए थे, अब इसका बैंक में पैसा हमको मिल चुका है, अब इसका बैंक में पैसा हम लोग को मिल चुका है। तो बैंक अब कितना से ऐड कर देंगे, 16,000 से। बैलेंस शीट टैली हो रहा, समझ में आ रहा है क्या है मेरे लिए। हमको 2 चीज़ हो चुका है। तीसरा फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी है, बोलो किसके लिए बाकी है, शेयर होल्डर के लिए बाकी है। ये जो फर्स्ट कॉल है किसके लिए एसेट्स है, किसके लिए लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है ना, तो अब हम लोग को ऊपर मिटा दें हम, या यहाँ तक कवरेज एक बार देखो। ठीक है, 5 नंबर में कंपनी अब किससे पैसा मांगेगा, शेयर होल्डर से मांगेगा। कितना मांगेगा बोलो, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है, 3 है। ठीक है ना, कितना है, 3 है, तो कितना होगा 24,000 तो होगा ना। जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी, अच्छा ये फर्स्ट कॉल क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 24,000। ठीक है ना। अब देखो फिर हम अपना एसेट्स बढ़ा रहे हैं, देखो इधर कितना बढ़ जाएगा, किसका नाम का पैसा बढ़ेगा बोलो। अच्छा इसको हम लोग ऐड करके 6 4 10 2 3 2 1 3 4 40,000 आया। इसको हम 40,000 पहले लिख देते हैं। देखो 40,000। ठीक है, अब हम मेरे लिए फर्स्ट कॉल क्या है, एसेट्स है, और किसके लिए पैसा बाकी है, शेयर होल्डर के लिए। हम लोग इसको ड्यू का एंट्री बोलते हैं। अब अपना एसेट्स में कितना दिखाएंगे, मेरा क्या बाकी है बोलो, फर्स्ट कॉल पैसा बाकी है। कितना पैसा बाकी है 24,000, और कैपिटल कितना से बढ़ाएंगे 24,000। बैलेंस शीट टैली हो रहा। ठीक है, अब चलो, अब हमको अगर पैसा मिलता है आ रहा है यहाँ तक, तो जनरल एंट्री क्या होगा बोलो, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना लिखेंगे 24,000। इसको रिसीव्ड का एंट्री बोलते हैं। तो बैंक अब कर देते हैं हमको 24। हम तो ऑलरेडी पहले ही एसेट्स लिखे थे, लेकिन अभी हमको पैसा मिल गया। खाली अब क्या करना है, 64 लिखना है। क्या लिखना है 64 लिखना है। ठीक है, अब इधर क्या लिखना है हम लोग को 64,000। अभी हमको कितना, किसका पैसा बाकी है, किसके लिए बाकी है, और किसके लिए एसेट्स है, कंपनी के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइड में 7 नंबर लिख दें यहाँ पे। बोलो क्या कौन सा कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, यही 2 शेयर होल्डर है, सत्य और नावेद। 2 रुपया करके देगा। टोटल शेयर कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, 16 तक आ जाए हम लोग का। ठीक है, अब हमको इसका पैसा मिलेगा। अब फिर यहाँ पे अगर हम लोग 16 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा बोलो, 80,000 आ जाएगा। देखो 16 अगर हम लोग ऐड कर देंगे, एसेट्स क्या बना रहे हैं, फर्स्ट क्या बना रहे हैं हम लोग, कौन सा कॉल, फाइनल कॉल।
और यहाँ भी 16,000 रुपया बढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, 8 नंबर में पैसा किसका मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आएगा 16,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको मिटा दें, देखो हो जाएगा। हम लोग अब इसको 80 लिख देंगे। हम लोग का बैलेंस शीट भी टैली, बैलेंस शीट टैली, बैलेंस शीट टैली। अच्छा, बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मेरा कितना शेयर, मेरा शेयर कंपनी का कितना बिका, सत्या ने लिया 5,000, नावेद ने लिया 3,000, 5 3 8,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश कितना से बढ़ा, मेरा लाइबिलिटी कितना से बढ़ा, खत्म हो गया हम लोग का एंट्री। ठीक है, तो हर एक एंट्री का ड्यू होगा, रिसीव्ड होगा, हर एंट्री का ड्यू होगा, रिसीव्ड होगा। यहाँ तक समझ में आया? पॉज करो। तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए, अपने तरफ से स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, जो बच्चों ने नहीं लिखा इसको लिख लो, पॉज करो। कर दो। तो हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल के ज़रिए से हम लोग अपने नॉलेज को और इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो अ कंपनी इशू, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चलो, payable as follows, payable as follows on application, अच्छा, जब भी इक्विटी का फेस वैल्यू नहीं बोला जाएगा तो हम लोग इसको कितना लेते हैं, 10 रुपया लेते हैं। एप्लीकेशन में 3 है, एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट कितना है, 4 है, ऑन कॉल 3 है। ठीक है ना, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड लिख लेंगे, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो हम लोग इसका जनरल एंट्री पास करेंगे। तो पहला एंट्री क्या होगा, हम लोग को पहला एंट्री क्या होगा, बोलो। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है, कंपनी ने पैसा लिया, शेयर तो थोड़ी अलॉट किया, समझ में। अभी लाइबिलिटी को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, ये टेम्परेरी अकाउंट है, खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, 10,000 इंटू 3, 30,000 ना। अब देखो दूसरा एंट्री क्या होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इक्विटी शेयर मतलब अपना लाइबिलिटी खत्म करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बोलो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000। उसके बाद कंपनी का अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा, ड्यू होगा। तो ड्यू का मतलब किसके लिए ड्यू है, कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है ना, तो इक्विटी जो एसेट्स होता है डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, इसलिए इसको डेबिट में दिखा रहे हैं, वजह है। ठीक है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 40,000। बताओ 40,000 कैसे आया, 10,000 इंटू 4। अब इसका पैसा मिलेगा, अब इसका पैसा मिलेगा। तो जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, और जो हम एसेट्स का नाम लिखे हैं उसको हटा देंगे, वो तो टेम्परेरी अकाउंट है। अलॉटमेंट भी तो टेम्परेरी अकाउंट है, मिलता जाएगा, हटाते जाएंगे। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मिला, 40,000।
ठीक है। 5 नंबर में क्या हुआ, कॉल है। जब भी कॉल बोलेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल कॉल। कॉल बोलेगा तो क्या होगा, तो एंट्री क्या होगा, ड्यू का होगा। जोर से बोलो, कितना होगा, 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 30,000। उसके बाद क्या होगा, इसका पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 30,000। ठीक है, एक सिंपल सा सम था, जल्दी से आप लोग अपनी तरफ से नोट डाउन करिए। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 1 था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है ना। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ठीक है ना। तो हम लोग इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ना। क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट रहेगा। वन शेयर होल्डर मिस्टर एक्स होल्डिंग 500 shares failed to pay on call. The company forfeited the above shares and the company forfeited the above shares and all the shares are reissued at a discount of ₹1। ठीक है, एक एडजस्टमेंट हम लोग ऐड किए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए हम लोग को यहाँ पे मिटाना होगा। अब ये कॉल सिनेरियर क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 से हम इसको क्या बना दिए, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे कोई चेंजेस क्यों नहीं किए, क्योंकि ये सारा चीज़ 1 से लेके 5 तक एंट्री सेम होगा। 1 से लेके 5 तक एंट्री सेम होगा, जो चेंजेस होगा हम वही ला रहे। यहाँ पे बोला वन शेयर होल्डर मिस्टर एक्स होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे ऑन कॉल। मतलब एक शेयर होल्डर है, उसको कंपनी में कितना शेयर परचेज किया है, 500 शेयर, और फेल टू पे ऑन कॉल, मतलब कॉल का पैसा नहीं दे पाया। अभी बताएं, जब भी कॉल बोलेगा तो कॉल का मतलब क्या होता है, फाइनल कॉल। और यहाँ पे क्या लिखा होता है, कंपनी फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड री इशूड। द कंपनी फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड ऑल द शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग फॉर फीचर का मतलब थोड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं, फॉर फीचर हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर फीचर, FORFEITURE। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है, फॉर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में शेयर होल्ड करता है, अगर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दिया है या एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट या फर्स्ट या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी क्या करेगा, नोटिस भेजेगा कि पैसा दो। उसके बावजूद भी जितना भी लीगल प्रोसीजर होता है वो फॉलो करने के बाद पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उस बंदा का उस शेयर होल्डर का पैसा क्या कर, मतलब शेयर फॉरफिट कर लेगा। फॉरफिट का मतलब कैंसिल कर देगा। और जो वो पैसा दिया है, मतलब मान लो एक शेयर होल्डर है, वो एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है, तो एप्लीकेशन का पैसा भी रख लेगा कौन, कंपनी, और उसका शेयर किसी और को बेच देगा। तो फॉरफीचर का मतलब होता है व्हेन अ शेयर होल्डर fails to pay allotment money or call money. Whenever a shareholder fails to pay allotment money or call money, his share shall be forfeited by the company or by the board of director। ठीक है ना। Once the share forfeited, the company has 3 options।
मतलब ऑप्शन एक है, उस ऑप्शन में 3 ऑप्शन होगा। जैसे हम तुम्हारा कंपनी में ना एक शेयर फॉरफिट किया, तो फॉरफीचर के बाद कंपनी के पास क्या होता है? 3 ऑप्शन होता है। मतलब ऑप्शन एक होता है, उस ऑप्शन में 3 ऑप्शन होता है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आपका जो हम फॉरफिट किए हैं, जो भी शेयर हम आपका फॉरफिट किए उसको दोबारा बेच देंगे एट पार। एट पार का मतलब होता है दाम का दाम। एट पार ये होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, मतलब कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। उसके बाद होता है जब री इशू करेंगे, री इशू करेंगे तो कितना ऑप्शन है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है दाम का दाम। तो अगर बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय एट पार? व्हेन द कंपनी रीइश्यू शेयर्स एट फेस वैल्यू, मतलब पहले फेस वैल्यू 10 था, अभी भी 10 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? शेयर इशूड एट पार। एट डिस प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मोर देन द फेस वैल्यू। अब इसको कैसे लिखेंगे? व्हेन द शेयर्स आर रीइश्यूड, व्हेन द शेयर्स आर रीइश्यूड मोर देन द फेस वैल्यू, when the shares are reissued more than the face value, बोलो मेरे साथ, when the share are reissued more than the face value is known as share issued at premium. At discount, when shares are reissued less than the face value, when the shares are reissued less than the face value is known as share issued at discount. ठीक है ना? शेयर रीइश्यूड एट डिस्काउंट। तो एट पार क्या क्या बोलेंगे? when the shares are reissued as face value, at face value. Suppose face value was rupees 10 and we reissued the share at rupees 10, तो 10 का माल 10 में, इसको क्या बोला जाता है? दाम का दाम। मान लो हम 10 रुपया का सामान 10 रुपया में बेच दिए, इसको क्या बोला जाता है? दाम का दाम, एट पार। एट प्रीमियम का मतलब होता है when shares are reissued more than the face value. Suppose the face value is rupees 10, rupees 10, 10 का सामान 12 में बेच रहे, 15 में बेच रहे, 20 में बेच रहे, मतलब 10 से जितना भी ज्यादा बेचिएगा वो क्या होगा? प्रीमियम। एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड लेस देन इट्स फेस वैल्यू, मतलब 10 का सामान 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, मतलब 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, ये क्या होगा? डिस्काउंट हो। यहां तक समझ में आया? कंपनी या एट पार में बेचेगा, या एट प्रीमियम में बेचेगा, या एट डिस्काउंट में बेचेगा। यहां तक क्लियर हुआ? फॉरफीचर का मतलब आपका शेयर कैंसिल कर देंगे। सर मेरा शेयर कैंसिल क्यों करेगा? हम झमेला कर देंगे, हम दाड़ा पाड़ा में रहते हैं, हम तपसिया में रहते हैं, हम झमेला कर देंगे। अरे भाई क्यों झमेला करेंगे? कंपनी का नॉर्म है, क्लॉज है कि जब भी अगर हम लोग एक शेयर होल्डर कोई भी कंपनी का शेयर परचेज करता है और आफ्टर ड्यू पेमेंट, मतलब एक नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी का, उसके बावजूद भी हम अगर कंपनी को पे नहीं करते तो कंपनी के पास पूरा ऑथराइज है, वो आपका शेयर फॉरफिट कर लेगा, कैंसिल कर देगा, और आप जो पैसा अभी तक दिए हो वो भी पैसा रख लेगा, वापस नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? चलो हम लोग आगे करते हैं। समझ में आया? 6 नंबर। तो अभी हमको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा, हमको मिलने कितना वाला था? ऊपर में देखो 30,000। कैसे मिलने वाला था बोलो तो? 10,000 इंटू 3 कितना मिलने वाला था? 30,000 मिलने वाला था ना? कितना मिलने वाला था? 30,000। अब कॉल्स इन एरियर हमको कितना नहीं मिला? देखो कितना नहीं मिला बाबू, कितना नहीं मिला? 500 का पैसा नहीं मिला। तो 500 इंटू कितना होगा? 500 इंटू 10 नहीं होगा, 3 होगा। कितना आया? 1500। तो इसका मतलब हमको कितना पैसा मिला होगा? 9,500 पे पैसा मिला होगा, शेयर होल्डर हमको दिया होगा 3।
तो कितना आ जाएगा 28,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फॉर फ्यूचर यहाँ तक आ जाएगा। हम एक काम करते हैं ना, फॉर फ्यूचर इधर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 7 नंबर फॉर फ्यूचर कर रहे हैं। देखो, जब भी हम शेयर इशू किए थे तो कैपिटल डेबिट किए थे या क्रेडिट किए थे? शेयर इशू किए थे तो कैपिटल डेबिट किए थे, क्रेडिट किए थे? बोलो। नहीं, शेयर इशू किए तो कैपिटल क्रेडिट किए थे ना। क्या किए थे? क्रेडिट किए थे। अभी वो पैसा नहीं दिया, उसका ओनरशिप परमानेंटली हटाना है, तो अब कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अच्छा, उसी का करेंगे या जितना शेयर वह है सबको कर देंगे? उसी को करेंगे ना। अगर जो इंसान जो गलती किया उसी को पनिशमेंट मिलेगा या सबको पनिशमेंट मिलेगा? अगर हम सबको पनिशमेंट देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगा, है कि नहीं? कंपनी बंद हो जाएगा। बोलेगा बताओ, चोर कंपनी है, पैसा लेके भाग गया। अरे जो कौन पैसा नहीं दिया? मिस्टर एक्स पैसा नहीं दिया, तो उसी का ओनरशिप कैंसिल करेंगे या सबका ओनरशिप कैंसिल कर देंगे? मिस्टर एक्स का ओनरशिप कैंसिल करेंगे। बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, सर 10,000 लिखना है या 500 लिखना है? कितना लिखना होगा? 500, क्योंकि किसका शेयर क्या है, किसका ओनरशिप हटाना है कंपनी से? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स कंपनी में कितना शेयर होल्ड करता है? अरे बोलो ना जोर से। 500 शेयर होल्ड करता है, तो हम हटाएंगे कितना? 500 हटा देंगे। तो 500 इंटू वॉट? 3। तो वो हमको 500 इंटू 3 करेंगे 1500। तो कंपनी, मेरा शेयर का दाम 3 रुपया है या 10 रुपया है? बाबू, मेरा शेयर का दाम 3 रुपया या 10 रुपया है? 10 रुपया है ना। मेरा शेयर का दाम कितना है? 3 रुपया 10 रुपया, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। बाबू, 10 को हम 3 पार्ट में ले रहे हैं, 10 को हम लोग 3 पार्ट में ले रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को डेबिट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू calls in arrear account to share for future account, to share for future account। ठीक है ना, समझ में आया? उसका शेयर कैंसिल कर देंगे। तो बोलो यहाँ 500 इंटू कितना होगा? क्यों 10 होगा? क्यों बोलो 10 होगा? रीजन बताओ। शेयर का दाम है ना, जिसमें से कॉल्स इन एरियर, देखो वो कितना नहीं दे पाया? 1500। यहाँ पे लिखेंगे 1500। ये 1500 कैसे आया? 500 इंटू कितना होगा? बोलो 3, 1500। अब 500 इंटू 7, 500 इंटू 7। यहाँ बोर्ड में देखो, कंपनी में जो मिस्टर एक्स है वो पेमेंट कहाँ तक किया है? कहाँ तक किया? अलॉटमेंट तक किया है। तो हम लोग इसको बोल दे पेड। हम लोग बोल दे इसको पेड। जो पेड होता है वो क्या होता है? जो पेड होता है वो क्या होता है? वो फॉर फ्यूचर होता है। तो पेड कितना है? ₹7। यही क्या होगा हम लोग का? फॉर फ्यूचर होगा। ये नॉट पेड कितना है? नॉट पेड क्या है हम लोग का? ₹3। क्या है? 3। यही क्या होता है? कॉल्स इन एरियर। अच्छा, हम लोग जो फॉर फ्यूचर, कंपनी कितना कमा रहा है? 7 रुपया कमा रहा है। कंपनी कितना कमा रहा है? कंपनी का कमाई कैसे हुआ? अरे एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स, वो कहाँ नहीं पेमेंट कर पाया? कॉल में। मतलब वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दिया है ना। एप्लीकेशन में दिया है 3, अलॉटमेंट भी दिया है 4, 4 3 7। बेचारा 3 रुपया नहीं देने की वजह से जो 7 रुपया दे दिया कंपनी, वो भी तो रख ले रहा है। तो बोलो फॉर फ्यूचर में कंपनी का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? ऑलवेज प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, क्योंकि लॉस का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? टू
टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब यहाँ पे होगा, देखो कहाँ से आएगा, हम सारा बोर्ड में लिख दे रहे हैं, उसी को आपको देख के करना होगा। 3500। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अब 8 नंबर में क्या करेंगे हम लोग? री इशू करेंगे। क्या करेंगे? री इशू करेंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, हम इसको हटा देते हैं। देखो, री इशू कंपनी जब भी फॉरफीचर करेंगे तो कंपनी अपने शेयर को री इशू करेगा। जब भी हम लोग फॉरफीचर करेंगे तो कंपनी अपने शेयर को क्या करेगा? री इशू करेगा। री इशू कब होगा? फॉरफीचर के बाद ना। री इशूड, क्या बोलेंगे? री इशू। अब जो री इशू होगा वो या होगा एट पार होगा या एट डिस्काउंट। याद रहेगा? एट पार का मतलब क्या होता है? शेयर्स री इशूड एट फेस वैल्यू। शेयर्स री इशूड एट फेस वैल्यू। ठीक है ना? 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में री इशू कर रहे, तो उसको क्या हो बोला जाएगा? एट पार। एट प्रीमियम 10 रुपये का शेयर 12 रुपया में। एट डिस्काउंट 10 रुपये का शेयर 12 रुपया। अच्छा, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? अच्छा, अब फिर शेयर बेच रहे हैं तो अब कंपनी बोलेगा ना, हम ना 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं लेंगे पैसा, अब एक बार में पैसा लेंगे। समझ में आया? नहीं तो फिर तो 4 इंस्टॉलमेंट होता, तो कंपनी क्या बोलेगा? एक बार में जो पैसा देगा हम उसी को शेयर फुल्ली पेड अप। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट में नहीं लेंगे। तो इससे पहले भी कंपनी इमरान खान क्लासेस सत्य और नावेद को बेचा था, इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया था और हमको चोट लगा कंपनी को, आप लोग हमको धोखा दिए। तो इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे भाई, अब हम इंस्टॉलमेंट में नहीं आएंगे। अब इसीलिए एक एंट्री होगा यहाँ पे, नहीं तो फिर होता अब अगर हम लोग फॉरफीचर किए और उसको री इशू कर रहे, फिर बंदा नहीं देगा, फिर फॉरफीचर करेंगे, फिर री इशू करेंगे, तो और कोई काम नहीं हम लोग को। समझ में आए? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सारा पैसा कौन दे पाएगा एक बार में? जो सारा पैसा फुल्ली पे कर देगा उसको शेयर हम लोग अलॉट कर देंगे। नहीं तो फिर तो यहाँ 4 ऑप्शन होता, ये साइकिल बार बार रिपीट करता। इसीलिए यहाँ पे कंपनी सारे शेयर को बेच दे रहा है जो फॉरफीचर को। अच्छा, कंपनी के पास ऑप्शन कितना है? कंपनी के पास ना बहुत सारा ऑप्शन है। कंपनी री फॉरफीचर किया 500 शेयर, तो 500 तक री इशू कर सकता है दोबारा, 400 भी री इशू कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर पैसा का रिक्वायरमेंट है 500 कर दो, 400 भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो, 200 भी कर सकते हो। तो इसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अच्छा, यहाँ सारा पैसा यहाँ इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं हो रहा? कौन बोलेगा? बोलो। यहाँ सारा पैसा मतलब अगर कंपनी ना जो फॉरफीचर किया ना उसका फॉरफीचर शेयर को बेच दे रहा है, बेचने का 3 ऑप्शन होता है। मान लो एट पार में बेच रहे तो सारा पैसा एक बार में लेंगे। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट नहीं होगा ताकि वो साइकिल बार-बार रिपीट ना हो। समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? अब यहाँ प्रीमियम होगा तो कंपनी का फायदा होगा। सर फॉरफीचर तो ऑलरेडी फायदा है। हाँ, फायदा पे फायदा। कभी भी फॉरफीचर में कंपनी का लॉस नहीं होता है। क्लियर हुआ? मान लो अगर वो अलॉटमेंट में फेल करता तब भी तो एप्लीकेशन में 3 रुपया दिया ही है ना, तब भी तो 3 रुपया दिया है ना। मान लो 3 ही तो इंस्टॉलमेंट है। सर अगर वो 3 नहीं दिया तो कंपनी का वो ओनरशिप कहाँ हुआ? वो तो एप्लीकेशन ही का पैसा नहीं दिया। तो जब कोई एप्लीकेशन का पैसा दिया ही नहीं है तो कोई हमको अप्लाई नहीं किया, तो वो फेल होने का सवाल क्या है? समझ में आया? फेल होने का सवाल कहाँ पे है? तो यहाँ पे क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब एट डिस्काउंट, अच्छा अब डिस्काउंट देगा तो कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। तो जो कंपनी को लॉस होगा ना वो किससे सेट ऑफ करेगा? जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मान लो कंपनी को यहाँ 1 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 7 रुपया प्रॉफिट हुआ है। अब कंपनी का 1 शेयर का दाम है कितना?
10 रुपया। अब मान लो कंपनी ना 5 रुपया में बेच रहा है, तो कितना रुपया डिस्काउंट दे रहा है? 2 नहीं दे रहा है, कंपनी 5 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। कंपनी का शेयर कितना है? एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया का सामान मान लो हम 5 रुपया में बेच रहे, तो कौन से कैटेगरी में जाएगा? इसमें, 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 एट डिस्काउंट में जाएगा। हम एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दे रहे? 5 रुपया। वो हम एडजस्ट किसके साथ करेंगे? किसके साथ? हमको प्रॉफिट कितना होगा? हम ऑलरेडी कितना प्रॉफिट है एक शेयर पे? 7 रुपया। और मेरा लॉस कितना हो रहा? 5 रुपया। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। समझ में आया? फिर से एक बार इसको बोलेंगे। अरे कंपनी का कोई भी जब भी कंपनी किसी का शेयर जब्त करेगा ना, फॉरफिट करेगा, ऑलवेज प्रॉफिट होगा। हम लोग के सिनेरियो में इस क्वेश्चन में एक शेयर पे कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 7 रुपया। मान लो हम अपना शेयर अभी ना 9 रुपया में बेच रहे हैं, तो अभी हमको एक शेयर पे कितना लॉस हुआ? 1 रुपया। पहले से कितना कमा के रखे हैं? 7 रुपया। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 6 रुपया। कोई बोलेगा प्रॉफिट निकालने, डायरेक्ट निकाल देंगे, पेड माइनस डिस्काउंट। बोलो ना एक बार। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगा हम लोग का? बैंक अकाउंट डेबिट। देखो इसीलिए शेयर फॉरफीचर को हम लोग डेबिट कर देते हैं, समझ रहे हो? डिस्काउंट माइनस कर दे रहे ना। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी या एट पार में बेचेगा, या एट प्रीमियम में बेचेगा, या एट डिस्काउंट में बेचेगा। हम लोग के क्वेश्चन में किस में बेच रहा है? किस में बेच रहा है बाबू? डिस्काउंट में बेच रहा है। तो अब डिस्काउंट का एंट्री क्या होगा 8 नंबर में? कौन बताएगा? हम लोग तो एंट्री ऑलरेडी लिखे हैं ना। अरे एंट्री तो लिखे हैं यहीं पे, उसको फिर से लिख देंगे। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी बेच रहा है, अब क्या कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगा या सारा पैसा एक साथ लेगा? देखो अब इंस्टॉलमेंट का झमेला नहीं मांगेगा, बोलेगा भाई हम उसी को बेचेंगे जो सारा पैसा। ऐसा क्यों होगा? आप लोग रीजन समझ ही लियो। मिस्टर एक्स हमको धोखा दिया, अब इंस्टॉलमेंट का सिस्टम नहीं चलेगा, अब सारा पैसा एक साथ दो। ठीक है ना? तो अब कंपनी कितना शेयर बेच रहा है? 500। वो किसका शेयर है? 500 एक्स का। एक्स का शेयर कोई कंपनी कैसे बेच सकता है? अरे एक्स कंपनी को धोखा दिया, वो कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उसका शेयर जब्त कर लिया और किसी और को बेच रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो कंपनी कितना शेयर तक रीइश्यू कर सकता है? 500 तक। 100 भी करेगा, 200 भी करेगा, 300 भी करेगा, 400 भी करेगा। समझ में? कितना तक कर सकता है? 500 तक करेगा। तो एंट्री क्या होगा? 500 इंटू अब यहाँ पे बोला रियलिटी में हम लोग का एक शेयर का दाम है कितना? जोर से बोलो। एक शेयर का दाम है कितना? एक शेयर का दाम है कितना? 10 रुपया का माल हमें 1 रुपया डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। मतलब 10 रुपया का सामान हम 1 रुपया डिस्काउंट करके बेच दे रहे। मतलब 10 रुपया का सामान है, 10 माइनस 1 आएगा 9, मतलब अपना शेयर 9 रुपया में बेच रहे, तो हम कितना रुपया डिस्काउंट दे रहे? 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे। तो 500 इंटू 9 होगा, 500 इंटू 9 होगा, तो कितना होगा? 4500। अच्छा, हम 500 पे 1 रुपया करके डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ? 500। ठीक है ना? तो टोटल आ जाएगा 5000। 500 इंटू 10। ठीक है, अब हमको बताना होगा कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा बताओ, कंपनी का कभी लॉस हो सकता है? ऑलवेज क्या होगा? तो जनरल एंट्री क्या होगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब बोलो कंपनी कितना शेयर रीइश्यू किया है? 500। तो फॉर्मूला क्या है? पेड माइनस डिस्काउंट, पेड माइनस डिस्काउंट, पेड माइनस डिस्काउंट। शेयर होल्डर ने कंपनी को कहां तक पे किया है?
अलॉटमेंट तक। तो कंपनी को अलॉटमेंट तक कितना पैसा मिला है? 7 रुपया मिला है। अब कंपनी डिस्काउंट कितना दिया है? 1 रुपया। तो कंपनी को मुनाफा कितना हुआ है? तो हम बोलेंगे बताओ 1 शेयर पे कंपनी का कितना फायदा है? अगर 1 शेयर पे 6 रुपया है तो कितना शेयर बेचा है? 500। तो 1 शेयर पे 6 रुपया, 5 शेयर पे 500 शेयर पे 3000। कितना आएगा? 3000। यहां तक समझ में आया बाबू आप लोग को? 1 शेयर पे कितना बिका प्रॉफिट आया? ये जो प्रॉफिट पर शेयर है ये है प्रॉफिट। तुमसे पूछेंगे प्रॉफिट पर शेयर बताओ। अगर 1 शेयर पे प्रॉफिट कितना है? 6 है। अगर 1 शेयर पे 6 रुपया तो 500 पे 500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बाबू ये सारा क्लास आज का जो हम लोग आज का क्लास हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग लिखे नहीं है तो वीडियो को काइंडली अपने तरफ से पॉज करिए और सारा चीज़ अभी से लिख लीजिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो काइंडली कमेंट्स करिए, हम उसको फिर से बताने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।